छत्तीसगढ़ अपने आप में एक व्यापक पाठ्यक्रम है और आपकी सारी परीक्षाओं में इस पर आधारित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो छत्तीसगढ़ के ही एक विशिष्ट बिंदु पर जिसका नाम है बस्तर दशहरा, इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड और मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ तैयारी सीरीज का 18वां वीडियो। इसके पहले 17 वीडियो आप इस चैनल पर खोज सकते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग प्रकार की बातों पर चर्चा करते हुए हमने वो वीडियो तैयार किया है। आज का जो वीडियो है वो तैयार करने के पीछे जो मेरा मकसद है या जो उद्देश्य है यूं कहें, वो है वो एक कमेंट जो हमारे एक साथी जिनका नाम का उल्लेख करना मैं जरूरी समझूंगा यहाँ पर। उनका नाम है हितेश कुमार। हितेश ने मुझे कमेंट करके ये बताया या ये पूछा कहिए कि एक वीडियो बस्तर दशहरा पर भी बनाइए सर। तो मुझे लगा इस विषय पर वाकई में काफ़ी जानकारियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो मैंने कुछ बिंदुओं को इसमें छूने का प्रयास किया है। धन्यवाद हितेश आपके सलाह के लिए। आपके सलाह के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार करने का प्रयास किया है और कुछ बिंदु इसमें मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। आइए शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो जो विशेषकर बस्तर दशहरा पर ही आधारित है। पहला सवाल है इस वीडियो का, बस्तर दशहरा की शुरुआत किस दिन से होती है? आपको ये बताना है कि बस्तर का जो दशहरा है वो किस दिन से शुरू होता है और उसके बारे में जो 4 विकल्प आपके पास हैं उनमें है विजयादशमी, उसमें है हरियाली अमावस्या, उसमें है चैत्र पूर्णिमा और उसमें अंतिम विकल्प डी में है छेरछेरा पुन्नी। तो आपको ये बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो विजयादशमी तो इसका विकल्प नहीं है, चैत्र पूर्णिमा भी इसका विकल्प नहीं है, छेरछेरा पुन्नी भी नहीं है। इसका सही उत्तर है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन से बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग हरेली भी कहते हैं। और इसमें ये परंपरा जो है वो लगभग 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पहला जो विधान है वो इसी दिन से शुरू होता है, श्रावण अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन से शुरू होता है। और इसी दिन क्या करते हैं ये लोग कि जंगल से साल की लकड़ी, ये लकड़ी जो है वो साल की होती है, साल की लकड़ी को लाते हैं और इसमें जो मेन जो पार्ट होता है, बड़ा टुकड़ा होता है, उसको कहा जाता है ठुरुल खोटला। ठुरुल खोटला ये हो सकता है, मैं उच्चारण या शब्द सही नहीं लिख पा रहा हूँ, बट ये इसी के आसपास का कोई शब्द है। और इसको बनाया जाता है और फिर इसके बाद इसी से रथ का निर्माण किया जाता है, जो इस पूरे प्रक्रिया में आगे उपयोग में आएगा। अच्छा, जो लकड़ी लाने की जो परंपरा है उसके लिए भी कुछ निर्धारित है। उसके लिए लकड़ी लाने का जो काम है वो आगरवाड़ा, कचोरा पाटी और ये दोनों गांव के लोग होते हैं जो इसको लेके आते हैं। अब इसके लिए जो रस्सी की व्यवस्था होती है उसके लिए भी कुछ गांव के ग्रामीण निर्धारित किए गए हैं। करंजी, केशरपाल तथा सोनाबाल, ये 3 जगह के ग्रामीण होते हैं, वो इसके रस्सी की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक काम होता है और उसके बाद ये दशहरा के पर्व की शुरुआत होती है। तो आपके प्रश्न के हिसाब से इसका जो उत्तर बनता है वो ऑप्शन बी है, हरियाली अमावस्या। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में किस प्रसंग का संबंध बस्तर दशहरा से नहीं है? ध्यान दें, नहीं है शब्द लगा हुआ है। और आपके ऑप्शन है रावण वध, देवी पूजन, रथ यात्रा, निशा यात्रा। ये 4 आपके पास विकल्प है। पहला विकल्प रावण वध है, रावण वध है, रावण की रावण का वध जो किया जाता है। फिर दूसरा देवी पूजन है, तीसरा रथ यात्रा है, चौथा निशा यात्रा है। आप सोच लीजिए आपका उत्तर क्या होगा। मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर है रावण वध। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बस्तर का जो दशहरा है उसमें रावण वध की कोई परंपरा नहीं है और ना ही ये पूरी दशहरा का जो उत्सव, इनका जो पूरा दशहरा का उत्सव है उसको रामायण के प्रसंग से आप जोड़ सकते हैं। रामायण के प्रसंग से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ना तो यहाँ रावण वध की परंपरा है और ना ही कोई ऐसी परंपरा है जिसमें हम रामायण के
उस प्रसंग से जोड़ सके जो आम तौर पर दशहरा में मनाया जाता है। चालुक्य परिवार की इष्ट देवी और राज्य की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा की अर्चना की ये एक परंपरा है और इसी परंपरा के निर्वाह के लिए ये पूरा एक लंबा चौड़ा पर्व मनाया जाता है जिसे बस्तर दशहरा के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, रामायण के रावण वध से इस बस्तर दशहरा का कोई भी संबंध नहीं है उस प्रसंग से। अगले प्रश्न में आपसे यह पूछा गया है, सामान्यतः बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलती है? जो बस्तर की दशहरा का पर्व है वो कितने दिनों तक चलता है, ये आपका प्रश्न है। 365 दिन, 3 दिन, 9 दिन या 75 दिन, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। आपको ये तो पता ही है कि ये लंबा चलने वाला पर्व है, मगर ये इतना भी नहीं लंबा नहीं चलता कि 365 दिन तक चले, ना ही इतना छोटा होता है कि 3 दिन तक चले, और ना ही इतना भी कम होता है कि 9 दिन तक चले। ये 75 दिन तक चलने वाला पर्व है और इसकी जो प्रक्रिया शुरू होती है उससे लेकर के अंतिम तक ये कुल मिलाकर के 75 दिन आमतौर पर होता है। अब धीरे धीरे इसमें भी कुछ कुछ बदलाव होने लग गए हैं, मगर आमतौर पर पारंपरिक रूप से जो इसकी मान्यता है वो 75 दिनों की है। अगला सवाल ये है, बस्तर दशहरा में रथ यात्रा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? किस राजा के शासनकाल में ये शुरुआत हुई थी, आपको ये बताना है। राजाओं के नाम है राजा रुद्र प्रताप देव, राजा पुरुषोत्तम देव, राजा प्रवीर भंज देव, राजा अन्नम देव। ये 4 नाम आपके सामने है, आपको इसमें से चूज करना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका सही जवाब है राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव जो है वो जगन्नाथ भगवान के बड़े भक्त थे, उनकी बड़ी आस्था थी, तो वो पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने जाया करते थे। 1408 में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे पैदल ही बस्तर से जगन्नाथपुरी तक जाएंगे और उनके साथ उनकी प्रजा भी उनके साथ चलेगी। तो राजा ने पैदल ही वो यात्रा की बस्तर से लेकर के पुरी तक की, और जब पुरी के राजा को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। ऐसा कहते हैं, जनश्रुति है कि वहां पर देवी ने उनको एक सपना दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई बस्तर के राजा आ रहे हैं, आपको उनका स्वागत करना चाहिए। जनश्रुतियों पर आधारित बातें हैं, इसका कोई ऐतिहासिक या तथ्यगत कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। जो पढ़ी हुई जनश्रुतियां हैं उनके आधार पर मैं बता रहा हूं। तो वो यात्रा के बाद वहां पर उनका स्वागत सत्कार हुआ और वहां से राजा ने उनको एक रथ भेंट किया जो 16 चक्के लगे हुए थे उस रथ में, और उसी रथ में वो वापस आए। और एक तरह से ये शुरुआत कह सकते हैं आप रथ यात्रा की, लेकिन विधिवत जो शुरुआत थी है वो 1468 के आसपास माना जाता है। अब ये जो 16 चक्र का जो रथ था वो काफी बड़ा रथ था, तो उसमें से 4 चक्के उन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिए और 12 चक्कों का विशाल रथ मां दंतेश्वरी को अर्पित किया। तो ये इस तरह से इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं जो राजा पुरुषोत्तम देव से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें ही इस रथ यात्रा का जनक मान सकते हैं आप। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में कुछ और बिंदुओं पर बात करते हैं। अगला सवाल ये पूछता है, बस्तर दशहरा में के प्रथम चरण को किस नाम से पुकारा जाता है? बस्तर का जो दशहरा है वो अपने आप में एक बड़ा पर्व होता है, काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। उत्सव शुरू होने से पहले की प्रक्रिया, उत्सव के शुरुआत की प्रक्रिया और उत्सव के समापन की प्रक्रिया, इन सब में अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग सबका नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो उत्सव की शुरुआत होती है उसके प्रथम चरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन ए है काछन गादी, दूसरा बी है जोगी बिठाई, तीसरा सी है ओहाड़ी और चौथा डी ऑप्शन है निशा जात्रा। ये 4 ऑप्शन है, आपको इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना है। फिर से बता दूं, काछन गादी, जोगी बिठाई, ओहाड़ी और निशा यात्रा। अगर आप सोच पाए हो तो आपके दिमाग में आ गया होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है काछन गादी। काछन गादी जो है वो दशहरा उत्सव के शुरुआत की पहली कड़ी होती है, प्रथम चरण इसको कहा जाता है काछन गादी को। और इसमें होता यह है, काछन गादी का पहले अर्थ समझ लीजिए।
काछन गादी का मतलब होता है काछिन की देवी को गद्दी अर्पित करना, मतलब गद्दी में आरूढ़ करना, गद्दी में बैठाना। अब काछन देवी वहाँ की पारंपरिक देवी है, उनको आप गद्दी में आरूढ़ करते हैं, वहीं से परंपरा शुरू होती है। और ये गद्दी के बारे में मैं बताऊं, ये जो गद्दी होती है वो कांटों की बनी होती है, मतलब कांटे होते हैं उसमें, और उस पर उस देवी को विराजमान किया जाता है। और देवी के लिए वहीं से गांव से ही एक नाबालिग बालिका को चुना जाता है, वो काछन देवी के रूप में वहाँ पर आती हैं, और वहीं से उनके कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इस गद्दी पर आसीन होने के साथ ही काछन गादी का इनका जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है, और यही बस्तर दशहरा के उत्सव की शुरुआत होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, गोचा पर्व किससे संबंध रखता है, या गोचा पर्व का संबंध किससे है। इसमें चार ऑप्शन आपके पास है, रावण वध है, फसल कटाई है, रथ यात्रा है, या बलि परंपरा। ये चार ऑप्शन है, चार में से किस ऑप्शन के साथ आप गोचा पर्व को रिलेट करेंगे, रावण वध, फसल कटाई, रथ यात्रा, या बलि परंपरा। आपके लिए ये पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत होगा। रथ यात्रा का ऑप्शन सही है। आपको मैं बता दूं, जो रथ को खींचना होता है ना, उसी को ही गोचा कहा जाता है। तो रथ को खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसे गोचा कहते हैं, और इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया है गोचा पर्व। तो रथ यात्रा इसका सही जवाब होगा आपके उपलब्ध विकल्पों के आधार पर। दोस्तों, अभी तक हमने कुछ सवालों पर बात की है। अब हम इस वीडियो के अंतिम सवाल पे पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने से फिर वो बात नहीं हो पाती जो मैं बात करना चाहता हूं। भले ही हम विषय को 2 या 3 वीडियो में कवर करें, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो अंतिम सवाल हम लेते हैं और उसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल क्या है वो देख लेते हैं। आखिरी सवाल है, मुरिया दरबार की शुरुआत कब से हुई। मुरिया दरबार की शुरुआत कब से हुई, ये इसके लिए ऑप्शन है 1876, 2015, 1408, 1986। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपने सोच लिया तो मैं आपको बताऊं, इसका सही ऑप्शन पहले नंबर पर ही है, 1876। 8 मार्च 8 मार्च 1876 को मुरिया दरबार की शुरुआत हुई थी, और उस दौरान सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज इसमें शामिल हुए थे। अगर इस मुरिया दरबार के बारे में बात करें तो ये बस्तर दशहरा का एक तरह से समापन पर्व होता है, और समापन पर्व में मुरिया दरबार में सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो उपस्थित होते हैं। पहले इसमें राजा और रियासत के कर्मचारी जनता की समस्याएं सुनते थे और उन समस्याओं का निदान खोजकर उसका हल निकालते थे। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, परंपराओं में परिवर्तन आया, तो राजा के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इस मुरिया दरबार में शामिल होने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे परंपरा में जो परिवर्तन आते गए। 1965 से पहले, 1965 से पहले राजा प्रवीर भंज देव सिंह इसकी दरबार की अध्यक्षता किया करते थे, और उसके बाद उनके निधन के बाद राज परिवार ने इस मुरिया दरबार में आना बंद कर दिया था। 2015 में फिर प्रवीर भंजदेव ने, ये कमलचंद भंजदेव ने इसकी शुरुआत करी, और वो इसमें शामिल होने लगे। उसके बाद ये परंपरा आगे बढ़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बना। उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो मुरिया दरबार की अध्यक्षता करते हैं, वो शामिल होते हैं, और वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, घोषणाएं करते हैं जो उनकी समस्याओं के संबंध में होती है, और उसके बाद ये विधिवत रूप से बस्तर दशहरा पर्व का समापन हो जाता है। तो ये कुल मिला करके एक लंबा चौड़ा पर्व है, लंबी प्रक्रिया है, और इस नाते अगर मैं एक विद्यार्थी के रूप में बात करूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विषय बहुत विस्तृत है, मैंने तो केवल कुछ एक बिंदुओं को टच करने का प्रयास किया है। आगे प्रयास करूंगा कि इससे जुड़े और बिंदुओं पर थोड़ी खोज कर लूं। बिना रिसर्च के ऐसे किसी विषय पर बात करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है इनमें भी कोई तकनीकी कहीं पर कोई त्रुटियां रही होगी, तो मैं आप पाठकों और श्रोताओं से ये जरूर विनती करूंगा कि अगर कोई तथ्यगत गलतियां रही हैं तो मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हम उसकी गलतियों को सुधार सकें। प्रयास मेरा पूरा है कि तथ्यों की जानकारी पूरी तरह से कर लेने के बाद ही ऐसा कोई वीडियो बनाया जाए।
बहुत सारे बिंदु हैं इस पर, बहुत लंबा वृहद विषय है। हितेश का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ और आगे कोशिश करूंगा कि इस विषय पर और कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए एक और वीडियो कम से कम बस्तर दशहरा पे बनाऊं। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।